कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला कि अनपेड जो एक्सपेंसेस है, मींस ड्यू जो एक्सपेंसेस हैं या एक्रूड जो इनकम है, ऐसी इनकम जो मिलने वाली है अभी तक मिली नहीं है, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। क्यों? क्योंकि इनका अभी तक कोई भी कैश ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ना तो हमने वो एक्सपेंसेस पे किए हैं और ना ही वो इनकम हमें अभी मिली है। देन अब समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते क्या हैं, कब इनको प्लस किया जाता है, कब इनको माइनस किया जाता है। तो ये जो हमारी तीन एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें कौन कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जो हमारे प्रॉफिट को कई बार कम कर देते हैं और कई बार हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। तो जैसे कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर कंपनी ने कोई कंपनसेशन पे किया हुआ है तो ये आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो अगेन इसको क्या कर देना है, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको सबसे लास्ट में क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। देन अगर कोई बैड डेट रिकवर्ड हुआ है तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगेन इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे तो क्लेम रिसीव अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अर्थक्वेक और फ्लड्स, अगर कोई क्लेम वगैरह मिला हुआ है तो ये हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अब हमें इसे क्या करना है, माइनस करना है। ऐसे ही हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं तो बाय बैक ऑफ शेयर, मींस अगर कंपनी ने खुद के शेयर्स को परचेज कर लिया है तो ये जो है, ये सब ट्रांजेक्शन जो कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहलाएंगे। या तो इनको प्लस कर दिया जाएगा या माइनस कर दिया जाएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सक्लूड मींस ये जो मूवमेंट बिटवीन द आइटम्स ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच जो मूवमेंट होता है, इनको हमें छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि आपने अगर कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है या बैंक से पैसा विड्रॉन किया हुआ है या सेल और परचेस ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज को अगर आपने सेल किया है या परचेस किया हुआ है, तो ऐसे सब ट्रांजेक्शन जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं, जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय उन करंट एसेट्स के फ्लक्चुएशंस में इनको काउंट नहीं करना है। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि एक्सक्लूड ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग नो कैश फ्लो, ट्रांजेक्शन जिन जो हुए तो हैं लेकिन उनसे कोई भी कैश की एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ एसेट्स, आपने एसेट्स तो खरीदा लेकिन किस बेसिस पर कि कंपनी ने खुद के शेयर्स है ना उस वेंडर को दे दिए। अब जब एसेट्स तो आई लेकिन कैश तो गया नहीं, या डिबेंचर्स दे दिए खुद की कंपनी के उस वेंडर को या शेयर्स दे दिए, तो इस कंडीशन में कंपनी के पास से व्हाट गोज आउट, शेयर्स और डिबेंचर्स, नॉट कैश गोज आउट। तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन जो है, ऐसे ट्रांजेक्शन को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर कोई एसेट्स क्रेडिट बेसिस पर खरीदी गई है तो यहां पर भी कैश का कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। या कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स, क्या हुआ कि डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया किसमें, शेयर्स में, तो इस ट्रांजेक्शन से भी क्या हुआ, कोई भी कैश का ना तो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। अब सो मल्टीपल इंपैक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन सेपरेटली, कुछ मल्टीपल इफेक्ट करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन। जैसे सपोज करो कोई एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स आपने खरीदी, तो अगर ये फिक्स्ड एसेट्स आपने ना फाइनेंस करवाई हुई है तो उस लोन पर कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट जब कंपनी पे करेगी तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा उसका इंटरेस्ट, लेकिन जो परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है ये किस एक्टिविटी में आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि जो एसेट्स आई है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा और जो उस एसेट्स को परचेस करते समय जो भी इंटरेस्ट पे किया गया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं मल्टीपल, उनका इंपैक्ट पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आते हैं हम कंप्यूटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मींस अब हम सीखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी तो हमने फॉर्मेट देखा था, उस फॉर्मेट की रीडिंग की थी। देन अब उन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन के साथ कंप्लीट
जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो कैसे बनती है वो अब हम देखने वाले हैं। तो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो दो मेथड से तैयार किया जाता है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्लास 12 के जो सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वाली मेथड नहीं पढ़ेंगे। हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड पर होगा। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। इनडायरेक्ट मेथड में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको अलग अलग एक्टिविटीज को पहले समझना बहुत जरूरी है। पहले हम फर्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्यों? क्योंकि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मिलना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये मिलेगा नहीं, मीन जब तक हम इसको फाइंड नहीं कर लेंगे, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सीखने वाले हैं कि नेट प्रॉफिट अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मेट भी हम पीछे देख चुके हैं वीडियो पर। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होगी? सरप्लस कब का? क्लोजिंग मींस करंट ईयर का। और सरप्लस कब का? ओपनिंग मींस प्रीवियस ईयर का। आप सरप्लस वर्ड यूज करना चाहो ये वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज करना चाहो तो आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो दोनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आपके क्वेश्चन में मिल सकता है। तो आपको करंट ईयर का मींस क्लोजिंग पहले लेना है, उसमें से ओपनिंग वाला जो है वो माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको लिखना है। देन उसमें ना अब हमें कुछ पॉइंट प्लस करने हैं और कुछ पॉइंट माइनस करने हैं, जो कि हमने पीछे भी देखा हुआ था। लेकिन अब हम यहाँ पर कंप्लीट है ना डिस्क्रिप्शन सीखने वाले हैं कि ट्रांसफर टू रिजर्व का मीनिंग क्या है। ये इसका वर्किंग नोट 1 है, ये फिर 2 है, फिर 3 है। वर्किंग सीखने वाले हैं कि ये क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ही क्यों लेना है, प्रोपोज डिविडेंड जो है वो प्रीवियस ईयर का ही क्यों लेना है। तो अब हम जो फॉर्मेट है हमारा, पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं, देन इनके फिर डिस्क्रिप्शन पर पहुंचेंगे। तो हमें ऐड कौन कौन से पॉइंट करना है? ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है, प्रोपोज डिविडेंड ऐड करना है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिन्होंने आपके मींस हमें वो पॉइंट ऐड करने हैं जिन्होंने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया है। तो हम उनको अगेन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और वो पॉइंट यहां से माइनस कर देंगे जिन्होंने आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया है। तो प्लस और माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ नोट्स, मींस जो हमारे नोट्स थे उनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांसफर टू रिजर्व और ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व का मीनिंग क्या होता है। तो ये समझ लेते हैं। ये ट्रांसफर टू रिजर्व ये क्या होता है? ये प्लस होता है उसी सरप्लस में। और ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व क्या होता है? माइनस होता है। क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है? रीजन है। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट में से पैसा निकाला और कहां ट्रांसफर कर दिया? रिजर्व में। तो प्रॉफिट क्या हुआ? कम हो गया। तो अगेन क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। और ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व का मतलब क्या है? कि रिजर्व से पैसा निकाला और प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया। अब इससे क्या हुआ? आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब इसको क्या करना है? आपको माइनस करना है। तो इसलिए ट्रांसफर टू रिजर्व अगर मिलता है और रिजर्व अगर बढ़ रहा है, ये समझ जाना कि अगर रिजर्व बढ़ा है, इंक्रीज अगर हुआ है रिजर्व, तो ये ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ। और अगर रिजर्व कम होता है, मींस आपको 2 इयर्स के डेटा मिलेंगे, तो उन 2 इयर्स से ही आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। अगर रिजर्व का अमाउंट बढ़ गया है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, तो ये ट्रांसफर टू रिजर्व होगा, इसको आपको प्लस करना है। और अगर यही रिजर्व का अमाउंट कम हो गया है, मींस कि प्रीवियस ईयर कम था और करंट ईयर में ज्यादा हो गया है, तो ये ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व होगा। तो इसको आपको क्या करना है? माइनस करना है। फिर हम जब एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, और वहां पर हम सीख लेंगे कि कब इसको प्लस करना है और कब इसको माइनस करना है। अब आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं। इसका पूरा आपको डिस्क्रिप्शन आगे की वीडियो में मिलेगा, जहां पर
एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। मींस क्या होता है, प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी होती है जिसका कंपनी को फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, लेकिन वो अनसर्टेन अमाउंट होता है। मींस कंपनी को ये नहीं पता होता है कि कितना फ्यूचर में पे करना है। इसलिए ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मिलता है तो वो एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होगा। इसको कंपनी क्या करेगी, अपने करंट ईयर के जो भी प्रॉफिट है ना उसमें इसको ले जाकर प्लस कर देगी। और अगर इन केस आपके क्वेश्चन में टैक्स रिफंड आया हुआ है तो टैक्स रिफंड आने से प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये क्या करेगी कंपनी, माइनस कर देगी। अब आते हैं इसके बाद है ना थर्ड हमारा प्रोपोज डिविडेंड। तो प्रोपोज डिविडेंड का मतलब ऐसे डिविडेंड से है जो डिक्लेयर तो हो चुका है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है। कि अगर प्रोपोज डिविडेंड आपको 2 इयर्स का मिलता है, जैसे सपोज करो 2019 का और 2020 का, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। प्रीवियस ईयर हमारा हो गया 2019 और हमारा करंट ईयर हो गया 2020। तो 2019 में 25,000 अमाउंट है और 2020 में जो हमारा करंट ईयर है यहां पर 20,000 अमाउंट है। तो 19 का जो प्रोपोज डिविडेंड है इसके लिए क्या रूल्स है और करंट ईयर के प्रोपोज डिविडेंड के लिए क्या रूल्स है। जो पुराने रूल्स थे उसमें कुछ चेंज करके नए रूल्स आए हैं। तो नए रूल्स को आपको ध्यान से सुनना है कि जो प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड है विल बी सोन इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब जो भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा प्रोपोज डिविडेंड का, वही आपको ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उस प्रॉफिट में ले जाकर क्या करना है, प्लस करना है प्रीवियस ईयर का। और जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहुंचेंगे तो प्रीवियस ईयर का ही आपको पेमेंट दिखाना है। तो प्रीवियस ईयर का ही आपको क्या लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और प्रीवियस ईयर का ही आपको कहां लेना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब करंट ईयर की बात करते हैं तो करंट ईयर का मतलब क्या है, जो इस साल क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, लेकिन इसका पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जब पेमेंट होगा तब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी इसको कुछ भी नहीं टच करना है। और प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर का कहां शो होगा, विल बी नाउ सोन इन कंटेंजेंट लायबिलिटी इन द नोट्स टू अकाउंट। मींस जो कंपनी अपनी अब बैलेंस शीट में कभी भी ना तो प्रीवियस ईयर के प्रोपोज डिविडेंड को शो करने वाली है और ना ही करंट ईयर के प्रोपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में शो करेगी। ये नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब कोई भी कंपनी प्रोपोज डिविडेंड को चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या करंट ईयर का हो बैलेंस शीट में शो नहीं करेगी। करंट ईयर का जो भी प्रोपोज डिविडेंड है वो शो होगा एक कंटेंजेंट लायबिलिटी मानकर नोट्स टू अकाउंट्स में। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर, इंटरिम डिविडेंड क्लियर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मींस इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है और इसका पेमेंट भी उसी ईयर मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा। जिस साल ये डिक्लेयर होगा उसी साल उसका क्या होगा, पेमेंट होगा। तो ये क्या करेगा, उस साल के प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे ही कंपनी इसका पेमेंट करेगी, ये प्रॉफिट से ही पेमेंट होता है इनका, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगेन कंपनी उस प्रॉफिट में इसको क्या करेगी, प्लस करेगी। क्यों प्लस करेगी, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मींस पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐसे जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं, मींस माइनस हो चुके हैं, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उनको वापस क्या करेगी कंपनी, प्लस कर देगी। और ऐसे जो क्रेडिट हो चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे बैड डेट रिकवर्ड, उससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो अगेन उसको क्या करेगी कंपनी, माइनस कर देगी। अब हम समझते हैं क्वेश्चन, तो और क्लियर हो जाएंगे आपको ये कैसे कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसकी वर्किंग आपको करनी है। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 19 का और 20 का, 2 इयर्स का डेटा है। आपको प्रोपोज डिविडेंड गिवन है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। तो करंट ईयर को तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। करंट ईयर का मतलब क्या हुआ, ये नेक्स्ट ईयर जाके पे होगा। और ये ईयर क्या हुआ होगा, डिक्लेयर हुआ होगा, लेकिन अप्रूव्ड हुआ होगा इस ईयर। तो ये इस ईयर के प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। तो इसलिए इसको आपको क्या करना है,
प्लस कर देना है। तो 3 लाख रुपीस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3,50,000 का कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है या ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व है, ये डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा। 2019 में ये 20,000 था और 2020 में ये 30,000 हो गया, मतलब जनरल रिजर्व बढ़ गया है। और अगर जनरल रिजर्व की अमाउंट बढ़ती है तो ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होगा, तो उसी नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। क्योंकि जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपने प्रॉफिट में से पैसा निकालकर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, तो प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा आपको, इससे माइनस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का वो कितना है, 8 लाख रुपीस। देन प्रीवियस ईयर का कितना है, 5 लाख, वो हमें लिख लेना है। दोनों का जो डिफरेंस है, इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। तो 8 लाख में से 5 लाख माइनस कर दिया तो 3 लाख रुपीस का डिफरेंस आया। अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000 20,000 डिफरेंस आ गया 10,000, तो 10,000 को अपन प्लस कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स आपके क्वेश्चन में नहीं है, नील कर देना है। जो जो पॉइंट नहीं है उनको छोड़ देना है। प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही लेना है, चाहे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ या फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओ, आपको प्रोपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर का ही अमाउंट की वर्किंग करनी है। तो प्रीवियस ईयर का रूल्स है 3 लाख रुपीस, तो वही आपको लेना है। तो 3 लाख रुपीस का जो अमाउंट है उसका पेमेंट होगा ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये डिक्लेयर हुआ है इसके पहले, मींस 2018 में ये डिक्लेयर हुआ होगा और इसका पेमेंट होगा 2019 में। तो ये 19 के प्रॉफिट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो आपको इसको क्या करना है, प्लस कर देना है। इंटरिम डिविडेंड आपके क्वेश्चन में है नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ मिला नहीं। ट्रांसफर टू फ्रॉम रिजर्व है नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है, तो ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व नहीं मिलेगा। रिफंड ऑफ टैक्स आपके क्वेश्चन में नहीं है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है। तो आपने क्या किया, इन सबको प्लस और माइनस करके आंसर निकाल लिया 6,10,000। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सेकंड स्टेप में आते हैं, क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल लिया है, तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। एज पर स्टेप 1 हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इस स्टेप में ना हमें क्या क्या प्लस करना है, तो वो पॉइंट प्लस किए जाएंगे जिन्होंने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया है, और वो माइनस कर दिए जाएंगे जिन्होंने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। अब नोट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे होगी, है ना। फिर उसके बाद गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोटाइज का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो या डिवेंचर्स का इंटरेस्ट हो, उसका नोट हम देखने वाले हैं। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, कैसे वर्किंग की जाती है, ये सब हमको वीडियो में आगे मिलेगा। सबके नोट हम वन बाय वन देखने वाले हैं। पहले कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम चाहिए हमें। देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे आएगा, तो उसी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो कि टेंजिबल एसेट्स पर होगा। अगर किसी भी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो वो डेप्रिसिएशन होगा, और अगर किसी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो वो क्या होगा, एमोटाइजेशन होगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हमेशा एमोटाइज वर्ड यूज करेंगे आप, और किसी भी टेंजिबल एसेट्स की अगर बुक वैल्यू कम होती है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे। तो प्रॉफिट में इसको प्लस कर देना है, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो या डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करना हो, तो इससे भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स या कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है, उससे आपको लॉस हो गया है, तो लॉस भी आपके प्रॉफिट को कम करेगा, तो आपको इसको वापस प्लस कर देना है। अगर कोई भी प्रीमियम पे किया गया है रिडम्पशन पर, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो या डिवेंचर्स का रिडम्पशन हो, तो उससे भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ये सब पॉइंट आपको क्या करना है, प्लस करना है। देन अब माइनस क्या करना है कि अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट सेल किया है लेकिन अगर उस पर कोई प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो आपको क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। देन इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम अगर कंपनी को मिली हुई है तो मिलने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अगेन इसको माइनस कर देना है। तब हम पहुंच जाएंगे किस स्टेप पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर। पहले ये समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है और एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब हमें नोट का एक्सप्लेनेशन देखना है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे अगर कोई प्लांट और मशीन, ये एक टेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या है, एक टेंजिबल एसेट्स है। अब हमने ये एक्सपेक्टेड डेटा लिया हुआ है कि मान लीजिए कोई प्लांट और मशीन 1 लाख रुपीस का है, अब उसकी वैल्यू करंट ईयर में जाकर कितनी हो गई है, 80,000 रुपीस हो गई है। अगर वैल्यू कम होती है किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की, तो ये रीजन होता है, दो रीजन हो सकते हैं। या तो इस फिक्स्ड एसेट्स को आपने सेल कर दिया है, कुछ पोर्शन आपने सेल कर दिया है, और दूसरा रीजन होता है कि इस फिक्स्ड एसेट्स की अगर वैल्यू कम हुई है, तो दूसरा रीजन हो सकता है कि इस पर डेप्रिसिएशन लगा है। तो हम ये मान लेते हैं कि अभी सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में नहीं है। जो भी वैल्यू अगर कम हुई है, उसकी बुक वैल्यू कम हुई है, तो वो जो रीजन है हम मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स जो प्रीवियस ईयर से अगर उसका अमाउंट करंट ईयर में बढ़ जाता है, जैसे कि आप ये देखो 1,50,000 था, जो 2,50,000 हो गया, तो 1 लाख रुपीस क्या हो चुके हैं, इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो बढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, और वो रीजन होता है परचेज का। तो अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो वो होगा परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो रिकॉर्ड किया जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कभी भी नहीं आएगा। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी सेल होता है, अगर वैल्यू कम हुई है लेकिन अगर वो रीजन सेल है, या अगर वैल्यू बढ़ी है और वो रीजन परचेस है, तो ये जो सेल और परचेस होता है ये आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर रीजन डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। अब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अगर ये एमोटाइज हुए हैं, कोई इंटेंजिबल एसेट से अगर इनकी वैल्यू कम हुई है या वैल्यू बढ़ी है, तो क्या ट्रीटमेंट है। अगर जैसे गुडविल हमने देखा, जो 2019 में 10,000 थी, फिर 20 में जाके इसकी वैल्यू 8,000 हो गई, तो गुडविल की वैल्यू कम हो गई है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये सेल के कारण भी हो सकती है और एमोटाइजेशन के कारण भी हो सकती है। लेकिन गुडविल एक ऐसी एसेट्स होती है जो कभी भी, जब तक कि पूरा फुल बिजनेस ना सेल किया जाए, तब तक गुडविल आप पार्ट में सेल नहीं कर सकते। तो गुडविल हमेशा अगर कम होती है, तो कम होने का एक ही रीजन होगा, और वो होगा एमोटाइजेशन। क्यों, क्योंकि आपने बिजनेस को ना सेल किया है, गुडविल कम हुई है ना, तो गुडविल कम होने का रीजन होगा एमोर्टाइजेशन। तो एमोर्टाइजेशन का मतलब होगा गुडविल की वैल्यू कम हो जाना। और ये कहां ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में। अब गुडविल बढ़ गई है अगर, तो 15,000 से ये 25,000 हो गई, तो 10,000 प्लस हो चुकी है, बढ़ गई है अमाउंट। तो बढ़ने का एक ही रीजन होगा, और वो होगा परचेस। तो परचेस ऑफ गुडविल जो है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो या डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट हो, ये ध्यान रखना कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है, वो आपके प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए हम उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में उस इंटरेस्ट के अमाउंट को क्या कर देते हैं, अगेन प्लस कर देते हैं। और दोबारा इस इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या डिवेंचर्स पर हो, दोबारा इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट होगा। लॉस क्या करता है, आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। और ये इनकम स्टेटमेंट में किस हेड में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है अदर एक्सपेंसेस में। तो जो अदर एक्सपेंसेस का हेड है, ये आपके प्रॉफिट को क्या करता है, कम कर देता है, इसलिए आप इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। और जो प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये इनकम स्टेटमेंट में जो हमारी अदर इनकम होती है, उसमें लिखा जाता है।
तो ये हमारे प्रॉफिट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब प्रीमियम पे किया है अगर कंपनी ने रिडम्पशन पर, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स का हो या डिवेंचर्स का हो, तो ये जो प्रीमियम की अमाउंट है जो रिडम्पशन पर कंपनी पे करने वाली है, ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट में से ही पे करेगी। तो अब प्रॉफिट में से पे करेगी तो प्रॉफिट इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो अगेन इसको प्लस कर देना है, तो इसलिए इसको आप प्लस करेंगे। इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम, अगर कंपनी को ये मिल गई है तो मिलने से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको माइनस कर दिया जाता है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हमें ये फाइंड करना है, और आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 30,000 का गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, गुडविल गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी गिवन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड गिवन है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर गिवन है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन है, नहीं तो अगर ये गिवन नहीं होता तो सबसे पहले हमें इसकी वर्किंग करनी पड़ती, इसको कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में गिवन है तो हमने ये ले लिया इसके अमाउंट 30,000। अब हमें इसमें प्लस करने हैं और माइनस करने हैं, जिसने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया, अगर कम कर दिया है तो प्लस हो जाएंगे, और जिसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया है वो माइनस हो जाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन आप देखो 14,019 में था और 20 में जाकर ये 18,000 रुपीज हो गया है, तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया है, तो अब बढ़ गया है तो कितना डिफरेंस प्लस हो जाएगा, 4,000। गुडविल, गुडविल क्या हुई है, बढ़ी है या कम हुई है, गुडविल अगर कम हुई है तो कम होने का एक ही रीजन होगा, और वो रीजन होगा एमोर्टाइजेशन, मतलब गुडविल राइट ऑफ हुई है, तो गुडविल राइट ऑफ हुई है तो वो प्लस हो जाएगा 4,000। अगर गुडविल बढ़ गई होती तो फिर वो प्लस नहीं होता, फिर वो होता परचेस ऑफ गुडविल, और परचेस ऑफ गुडविल जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता, वो इस एक्टिविटी में नहीं आता। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी गिवन है, तो लॉस हुआ है तो इसने आपके प्रॉफिट को क्या किया होगा, कम कर दिया होगा, तो आप इसको वापस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, मींस उनका पेमेंट किया, तो उस पर प्रीमियम पे किया, अब प्रीमियम पे किया तो ये प्रॉफिट से ही पे हुआ होगा, तो अब प्रॉफिट से ही पे हुआ होगा तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा, तो आप इसको अगेन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इनको प्लस और माइनस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बना वो हुआ 42,800, ये हुआ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, और थर्ड स्टेप है हमारा कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आपको क्या निकालना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कितना जनरेट हुआ है वो निकालना है। थर्ड स्टेप, सबसे पहले हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सेकंड निकाला हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब थर्ड निकाल रहे हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले अब हम सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी हमने सेकंड स्टेप को फॉलो करके ये निकाला था, ये अब हमने निकाल लिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करना है। अगर जो भी करंट एसेट्स है अगर वो कम हो गई है तो उसको आपको प्लस कर देना है, फिर उसके बाद ऐसी करंट लायबिलिटी जो बढ़ गई हैं उनको प्लस कर देना है। इन सब के लिए भी अभी हम वर्किंग नोट देखने वाले हैं कि ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस क्यों हो रही है, और जो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है वो प्लस क्यों हो रही है, फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस क्यों हो रही है, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस क्यों हो रही है। तो जब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर लेंगे, मींस इनको प्लस और माइनस कर लेंगे किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, तब हमारा आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अब हम नोट नंबर 1 पर आते हैं, मींस इस वाले नोट पर जो है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा, प्लस हो रहा है। अब प्लस क्यों हो रहा है देखते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लेकिन जो भी करंट एसेट्स आप लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है अदर देन कैश और कैश इक्विवेलेंट को इंक्लूड नहीं करना है। बाकी कैश और कैश के इक्विवेलेंट
जो भी एसेट्स हैं उनको छोड़ दें तो बाकी आपको पूरी एसेट्स है ना लेनी है। अब फर्स्ट है हम इन्वेंटरीज की बात कर रहे हैं। इन्वेंटरीज की वैल्यू 2019 में 10,000 थी और 2020 में ये 8,000 हो गई। इन्वेंटरी कम हो गई और कम हो गई है तो ये मीनिंग है कि इन्वेंटरी को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया है। किसमें कन्वर्ट करके, फिनिश्ड गुड्स में। और इन्वेंटरी कम हुई है तो सेल हुई होगी। अब जब सेल हुई होगी तो क्या हुआ होगा, कैश का इनफ्लो आया होगा। और जब कैश का इनफ्लो आया होगा तो इससे कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको ऐड करना है। जिससे आपका कैश बढ़ जाए उसको ऐड कर देना है और जिससे आपका कैश कम हो जाए उसको आपको माइनस कर देना है। तो ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में ये ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे कैश आ रहा है। इन्वेंटरी कम होना मतलब आपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया और उसको सेल कर दिया। और जब सेल करोगे तो इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, कैश खुद ही बढ़ जाएगा। इसलिए इसको प्लस करना है। अब आते हैं इसके बाद ये देखेंगे कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो है वो क्यों प्लस हुई। अब सेकंड नोट पर आते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पर और सेकंड स्टेप है हमारा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब ये देखते हैं कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का एग्जांपल देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये प्लस क्यों हुआ। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जैसे हमने क्रेडिटर्स लिया हुआ ट्रेड पेबल्स में। क्रेडिटर्स 2019 में 10,000 था और 2020 में 18,000 हो गया। तो ये 8,000 रुपीज क्या हुआ है, कम हो गया है। ये कम हुआ इसका मतलब हमें 18,000 रुपीज अपने क्रेडिटर्स को पे करना था, हमने सिर्फ है ना 10,000 ही पे किया होगा। तभी तो 8,000 जो बचा हुआ है वो अनपेड है। अनपेड है मतलब उनसे हमने गुड्स खरीद लिया है और स्टॉक में कर लिया है, लेकिन अभी तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया है। तो हमारे पास अभी भी कैश क्या है, रुका हुआ है और कैश गया नहीं है हमारे पास। इसलिए ये क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। और इनफ्लो ऑफ कैश क्या करता है, कैश को बढ़ा देता है, इसलिए ये ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स है लेकिन हम उस करंट एसेट्स में कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना है, अगर कोई भी करंट एसेट्स बढ़ गई है तो ये कैश का आउटफ्लो होता है। जैसे इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज 10,000 की थी जो 15,000 रुपीज हो गई है, तो 5,000 रुपीज की इन्वेंटरी बढ़ गई है। तो इन्वेंटरी बढ़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इन्वेंटरीज का क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। और जब आप परचेज करोगे इन्वेंटरी को तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। और जब कैश का आउटफ्लो होगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में हमने वही ले लिया है, क्रेडिटर्स मींस ट्रेड पेबल्स का पार्ट, जो 10,000 से 6,000 रुपए हो गया। तो 4,000 रुपए आपने क्या कर दिए हैं, उन क्रेडिटर्स को पे कर दिया है। तभी तो क्रेडिटर्स क्या हो गया, 10,000 से 6,000 हो गया। मतलब 4,000 रुपए का आपने क्या कर दिया, उनको पेमेंट कर दिया। और पेमेंट कर दिया है तो ये क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। क्यों, क्योंकि कैश चला गया होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। किससे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मींस अब हमें ये लास्ट स्टेप हमारा ये सीखना है। कैश जनरेटेड हमने निकाल लिया है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर स्टेप 3, जो अभी हमने स्टेप 3 फॉलो किया था उससे हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर ली है। देन अब हम आते हैं, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इनकम टैक्स पे। अगर कंपनी ने कोई इनकम टैक्स पे किया है तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर कोई इनकम टैक्स का रिफंड आया है तो आप इसको प्लस कर सकते हैं। तो प्लस और माइनस करने के बाद एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो फाइनल आपको ना इन दोनों का एडजस्टमेंट कर लेना है और उसके बाद यहां पर प्लस या माइनस करना है। अगर इनकम टैक्स ज्यादा हो रहा है, जो पेमेंट वाला पोर्शन है, तो माइनस हो जाएगा। और अगर रिफंड वाला पोर्शन ज्यादा है तो वो प्लस हो जाएगा। तब आएगा ये कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये कैश फ्लो आ चुका है बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ नोट्स, कहने का मतलब वही टैक्स पेड और रिफंड ऑफ टैक्स। टैक्स पेड मींस जो हमने पे किया है, और रिफंड ऑफ टैक्स मतलब जो हमने एडिशनल पे कर दिया था, ज्यादा पे कर दिया था तो हमको वापस मिल चुका है।
अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया है तो ये प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, रिफंड ऑफ टैक्स है तो ये प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट वर्किंग करनी है। मींस दोनों को एडजस्ट करने के बाद अगर टैक्स पेड की अमाउंट है ना ज्यादा है रिफंड से तो माइनस कर देना आप यहां पर, और अगर रिफंड की अमाउंट ज्यादा है टैक्स पेड से तो आप यहां पर इसको प्लस कर देना। अब हमारा लास्ट स्टेप है वो है 5th नंबर का स्टेप, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर हमारे पास से कैश गया होगा ज्यादा होगा, मतलब जो भी आंसर आएगा अगर वो ब्रैकेट में आ रहा है मींस नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो कैश यूज्ड होगा, और अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आया है तो कैश फ्लो होगा मींस फ्रॉम होगा, तो उसको आपको प्लस करना है। तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट कर लिया है, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर स्टेप 4 अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, जिसमें टैक्स पेड और रिफंड ऑफ टैक्स का ट्रीटमेंट करके हमने ये अमाउंट निकाल लिया था। अब आपको ना इसी में ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस और माइनस करना है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम प्रीवियस में देख चुके हैं। तो अब हम आते हैं इसमें, जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को क्या कर लेंगे, प्लस और माइनस कर लेंगे, तब हम पहुंचेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे कैलकुलेट होगा पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कंप्लीट क्वेश्चन मींस स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक हम फॉलो करेंगे। किस मेथड को यूज करना है, इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड से होगी। तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है 19 का और 20 का गिवन है। 20,000 से बैलेंस कितना हो गया है 30,000। तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर मींस क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 30,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो 10,000 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि करंट ईयर हमारा ज्यादा है और प्रीवियस ईयर कम है तो डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 10,000 रुपीज जो है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। देन अब उसमें हमें प्लस कर देना है, क्योंकि उसमें प्लस क्या क्या होते हैं, उसमें प्लस होता है जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ऐसे कोई भी आपको ना ट्रांजेक्शन यहां इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ क्या दिखा आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है और वो भी केवल आपको एक ही इंफॉर्मेशन दिख रही है, तो आपने 30,000 में से 20,000 माइनस कर दिया है, तो जो 10,000 आया ना उसी को, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं है, तो जो 10,000 है वही हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अकॉर्डिंग टू स्टेप 1। तो अब आप देखो ये जो है हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये 30,000 में से क्या किया हमने, 20,000 जो है वो माइनस कर दिया और 10,000 जो है वो हमने निकाल लिया है। ये हम स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमने वर्किंग कर ली है। अगर प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता तो हम उनको इसमें प्लस करते और माइनस करते, देन उसके बाद फिर जो अमाउंट आता वो हम यहां लिखते, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट माइनस कर लिया और यहां अमाउंट लिख दिया है। अब हम आएंगे क्या, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब ये स्टेप हमारा 2 है। तो स्टेप 2 को फॉलो करने के लिए अब हमको क्या क्या ऐड करना है, जैसे डेप्रिसिएशन ऐड करना है, गुडविल एमोर्टाइजेशन ऐड करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ऐड करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड करना है, और माइनस करना है क्या, जैसे अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड रिसीव मिला है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगर हुआ है तो वो सब ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में इतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या मिला, डेप्रिसिएशन मिल रहा है और गुडविल एमोर्टाइज मिल रही है। कैसे मिल रहा है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे, पहले आप है ना देखेंगे यहां पर डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन जो 30,000 से कितना हो गया है, 32,000 हो गया है। तो 2,000 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा कहां पर, अमाउंट में। तो हमें सिर्फ है ना 2,000 रुपीज ही लेना है। डेप्रिसिएशन का हम सिर्फ कितना अमाउंट लेंगे, 2,000। और अब हम आते हैं गुडविल पर। गुडविल क्या हुआ है, अगर कम हुआ है तो कम होने का रीजन होता है रिटर्न ऑफ या एमोर्टाइजेशन। गुडविल कम हुआ है कितना, 20,000 से 16,000। तो 4,000 रुपीज ही हमें क्या करना है, अमाउंट में लेना है। तो हमारे पास दो ट्रांजेक्शन थे, एक डेप्रिसिएशन था और दूसरा गुडविल था। तो हम अब आ गए यहां पर इस फॉर्मेट में आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन का हमें 2,000 लिया है और गुडविल का हमें कितना लिया, 4,000। तो हो गया 6,000। 6,000 को ना ये 10,000 में ले जाकर प्लस कर देंगे तो 16,000 रुपीज ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टेप 2 को हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम आएंगे स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अब हमको क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ट्रीटमेंट करना है किसका, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। अगर करंट एसेट्स बढ़ गई है तो माइनस कर देंगे, करंट एसेट्स अगर कम हो गई है तो प्लस कर देंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर बढ़ गई है तो प्लस हो जाएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी हो गई है तो वो माइनस हो जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, फिर माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो जो भी करंट एसेट्स होगी उसमें हमें क्या नहीं लेना है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स नहीं लेना है। बाकी करंट एसेट्स आप ले लेना। तो डिक्रीज पहले देखते हैं, अगर वैल्यू कम हुई है, जैसे कि यहां पर पता चल रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन में दिया है उसकी वैल्यू कम हुई है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और इंक्रीज इन करंट एसेट्स में दो एसेट्स हैं आपके इस क्वेश्चन में, एक बिल रिसीवेबल है और दूसरा स्टॉक है। इनकी वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है। तो बिल रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ी है और स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, इसलिए ये अमाउंट को पहले क्या करना है, इनके अमाउंट ना जो 2 ईयर्स के गिवन है उनका डिफरेंस निकाल के आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। लिखने के बाद जो 4,000 प्लस 4,000 हुआ इक्वल टू 8,000 रुपीज को आपको अंडर द ब्रैकेट लिखना है। अंडर द ब्रैकेट ये शो करेगा कि ये अमाउंट माइनस हो रहा है किससे, 16,200 से। तो फाइनल 8,200 बचेगा। अब ये देख लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ था क्या, बिल रिसीवेबल और स्टॉक बढ़े थे क्या। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब हम आते हैं, पहले हम प्रीपेड एक्सपेंसेस देखेंगे। 1400 से 1200 हो गया तो मतलब ये कम हुआ है। कम हुआ है 200 रुपीज, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। अब हम देख रहे हैं बिल रिसीवेबल 14,000 से 18,000 हो गया तो बिल रिसीवेबल बढ़ गया है। और बढ़ने का रीजन क्या होता है, इंक्रीज होना, और इंक्रीज क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। स्टॉक देखो 14,000 से 18,000 हो गया है तो स्टॉक भी बढ़ गया है, इसलिए स्टॉक और बिल रिसीवेबल बढ़ गए हैं तो इनको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। जबकि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, तो इसको हमने प्लस कर दिया। अब आपके इस क्वेश्चन में ना लाइबिलिटीज देखते हैं। तो लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटी है, एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट है और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर ये लाइबिलिटी बढ़ गई है तो प्लस हो जाएगी और अगर ये लाइबिलिटी कम हो गई है तो माइनस हो जाएगी। तो लाइबिलिटी कितनी है, ये है 1600 से 4,000 हो गई है। लाइबिलिटी बढ़ चुकी है और लाइबिलिटी बढ़ गई है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी आपके इस क्वेश्चन में नहीं है तो वो निल हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आप ये देखेंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटी मिला हमको आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 और 1600 का डिफरेंस निकाल लिया तो 2,400 आया। इसको वही 8,200 जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें इसको प्लस कर देना है तो ये आ गया 10,600। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आपके इस क्वेश्चन में निल है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं हुई है डिक्रीज, तो ये आ गया आपका क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,600 आ चुका है। अब इसके बाद आते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए पहले तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारा स्टेप थर्ड है, अगर हमें स्टेप 4 पर आना है जो हमारा है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स,
उसमें से पहले आपको इसमें पहुंचने के लिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या माइनस कर देना है, इनकम टैक्स पेड। और अगर कोई टैक्स रिफंड आया है तो उसको प्लस कर दोगे, और इनकम टैक्स पेड अगर हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में है इनकम टैक्स पेड या रिफंड ऑफ टैक्स है अगर आपके क्वेश्चन में, तो उसको प्लस और माइनस करके आप फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में नहीं था, उसको हमने नील कर दिया। तो एज इट इज 10,600 ही हमारा क्या आ गया, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ चुका है। देन अब हमारे इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिनको हम या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं वो भी नहीं है, तो हमने उनको नील कर दिया है। तो हमारा जो आंसर बना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव है इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अगर ये आंसर हमारा अंडर द ब्रैकेट आया होता, मींस निगेटिव होता, तो वो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता। तो सबसे पहले आते हैं हम और सीखते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स की वर्किंग कैसे की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय। तो प्रोविजन फॉर जो टैक्स है एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए, जिसकी स्टडी 4 केसेस में हमको सीखनी है। मींस 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें से कोई भी केस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। फर्स्ट केस है हमारा टैक्स पेड, ब्रैकेट में है नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की वर्किंग दी जा सकती है। तो अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स पेड का अमाउंट है और नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स ये पर्टिकुलर भी दिया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको ना मिले। तो अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स पेड या नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स, या तो ये दोनों इंफॉर्मेशन मिल सकती है या पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन भी आपको दी जा सकती है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कई बार आपके क्वेश्चन में जब टैक्स पेड और नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स अलग अलग केसेस में अगर हमको मिलते हैं तो हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय। तो टैक्स पेड और नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स इनकी वर्किंग हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय 3 एक्टिविटी होंगी। फर्स्ट है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही टैक्स पेड और नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स की वर्किंग मींस उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हमने एग्जांपल लिए हुए हैं और इन चारों एग्जांपल में हम वन बाय वन देखेंगे कि अलग अलग इंफॉर्मेशन में आपको कैसे टैक्स की वर्किंग करनी है। जैसे अगर फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स पेड का अमाउंट बस ही दिया हुआ है, तो आपको नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स की अमाउंट यहां पर नहीं दी हुई है। तो अब आप इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर सिर्फ टैक्स पेड की अमाउंट मिलती है तो सीधे सीधे आपको जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें से इसको माइनस कर देना है। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करेंगे तो हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें से ये 20,000 माइनस कर देंगे। सेकंड एग्जांपल में अब इस बार आपके क्वेश्चन में टैक्स रिफंड का अमाउंट दिया है, टैक्स पेड का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो टैक्स रिफंड है मींस इससे हमारा क्या हो चुका है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट से आपको टैक्स का अमाउंट रिफंड आ चुका है। तो अगेन इसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है उसी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। टैक्स पेड करने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है इसलिए आप इसको माइनस करते हैं, लेकिन टैक्स रिफंड आने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है इसलिए आप इसको प्लस करते हैं। थर्ड एग्जांपल में ये भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि टैक्स पेड और रिफंड ऑफ टैक्स दोनों आपके क्वेश्चन में अवेलेबल हो,
टैक्स पेड का अमाउंट आप देख रहे हैं 20,000 है और रिफंड ऑफ टैक्स का अमाउंट है 15,000। हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है 20,000 और रिफंड ऑफ टैक्स आ चुका है कितना 15,000। तो इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद मींस माइनस करने के बाद हमें अमाउंट किसका ज्यादा दिख रहा है, टैक्स पेड का। तो हम 20,000 में से 15,000 को माइनस करने के बाद जो 5,000 रुपीज बच रहा है, क्योंकि टैक्स पेड का अमाउंट ज्यादा है तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 5,000 रुपीज हम अपने प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे। मींस जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जब हम उस स्टेप पर पहुंचेंगे तो वहां से हमको 5,000 रुपीज माइनस कर देना है। नेक्स्ट है टैक्स पेड। अब आपके क्वेश्चन में है 20,000 लेकिन रिफंड ऑफ टैक्स का अमाउंट है ज्यादा। तो रिफंड ऑफ टैक्स अमाउंट ज्यादा होने के कारण इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 20,000 और 35,000 का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 15,000। सॉरी यहाँ पर करेक्शन है, 15,000 रुपीज जो रिफंड ऑफ टैक्स जो एक्स्ट्रा है टैक्स पेड से, तो इस 15,000 रुपीज को हम प्लस कर देंगे कहां पर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट केस में हम आते हैं। टोटल हमको ऐसे 4 केस की स्टडी करनी है प्रोविजन फॉर टैक्स की, उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय। तो हम सेकंड केस में आ गए हैं और देख रहे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इज एडेड टू करंट ईयर प्रॉफिट। मीनिंग अभी आपके क्वेश्चन में क्या था कि टैक्स पेड और रिफंड ऑफ टैक्स ये अलग अलग केसेस में आपको अवेलेबल थे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और वो भी एक ईयर का ही गिवन है, मींस 1 ईयर का ही गिवन है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम कि सपोज करो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रीवियस ईयर 19 और 20, 19 हो गया आपका प्रीवियस ईयर और 20 हो गया आपका करंट ईयर। 2 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है 20,000 और 30,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो इस 15,000 को आपको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट दिए हुए हैं पहले तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे कि करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिखकर हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया और उस डिफरेंस में प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट जो है 15,000 जो कि आपके क्वेश्चन में अवेलेबल था, इस 15,000 को ले जाकर प्लस कर देंगे और 25,000 जो आएगा ये होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो सेकंड केस में सिर्फ क्या मिल सकता है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको मिल सकता है। तो इसको क्या करना है आपको, जो भी प्रॉफिट का डिफरेंस आप निकालो उसी प्रॉफिट में इस प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस कर दो। अब हम आते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस में क्या होगा कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस मिल सकते हैं इस प्रोविजन फॉर टैक्स के। जैसे आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर 19 है और 20 जो है वो आपका करंट ईयर है और प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपको 2 इयर्स का मिल जाता है तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है मींस प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है उसको आपको टैक्स पेड मान लेना है ड्यूरिंग द ईयर। मींस आप इस 10,000 रुपीज को टैक्स पेड मान लेंगे और जो करंट ईयर का है उसको आप टैक्स प्रोविजन मेड कर लेंगे, मींस इसको हम प्रोविजन मान लेंगे इन द करंट ईयर का। अब टैक्स पेड की वर्किंग कैसे करनी है, इट इज रिकॉर्डेड एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। मींस ये जो 10,000 है कंपनी ने ये टैक्स पे किया है तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आपको इसको रिकॉर्ड करना है 10,000 रुपीज को और 15,000 जो है ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, मींस इसको आपने प्रोविजन मान लिया है तो इसको ऐड करेंगे आप कहां पर, उस करंट ईयर के प्रॉफिट में। अब आते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर्मेट है, सबसे पहले आप एक फॉर्मेट तैयार करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का जिसमें सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है।
तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है, जो आपको दिख रहा है 19 का 10,000 है, वही अमाउंट आप बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख लेंगे। और जो आपको करंट ईयर का बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से आपको 15,000 डेबिट साइड लिख लेना है। देन बैंक अकाउंट के नाम से आता है टैक्स पेड। कंपनी ने जितना भी टैक्स पे किया हुआ है वो टू बैंक अकाउंट के नाम से आएगा। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बिगिनिंग का और एंड का मींस ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस अगर आपको मिलते हैं, तो जो बिगिनिंग वाला है वही आपको टैक्स पेड बना लेना है। मींस जो 10,000 दिया हुआ है इसी को आप टैक्स पेड बना लेंगे। देन जो करंट ईयर का है ये हो जाएगा प्रोविजन। तो ये आपने टैक्स का प्रोविजन बना लिया है, तो ये जो है 15,000 रुपीज, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे उस करंट ईयर के प्रॉफिट में ले जाकर प्लस करेंगे। और ये जो है 10,000 जिसको आपने टैक्स पेड बनाया हुआ है, ये रिकॉर्ड किया जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डिडक्ट होगा फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जब आप फोर्थ स्टेप पर पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वहां से आपको इस 10,000 रुपीज को माइनस कर देना है। ये हो गया हमारा थर्ड केस। ये थर्ड केस में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स अगर 2 ईयर का दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का जो भी होगा वो टैक्स पेड बनाएंगे आप, और जो करंट ईयर का होगा उसको आप प्रोविजन मान के उसको करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो इस 15,000 को हम करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और जो 10,000 रुपीज है जो प्रीवियस ईयर का था उसी को हमने क्या बना लिया है, टैक्स पेड बना लिया है। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ केस को समझते हैं। फोर्थ केस में क्या होगा, देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अगेन आपको अवेलेबल है, मींस प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स का अवेलेबल होगा और करंट ईयर का। अगर ये दो अमाउंट दिए होते और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी होती, तो सेम वैसा ही ट्रीट करते जैसा केस नंबर हमारा थर्ड था। लेकिन यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको टैक्स पेड का अमाउंट दे दिया है। अब टैक्स पेड का अमाउंट पर्टिकुलर मेंशन है कि 65,000 है, तो हम इस वाली अमाउंट को टैक्स पेड नहीं मान सकते। तो अब हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। तो टू बैंक अकाउंट के नाम से जो भी कंपनी ने टैक्स पे किया हुआ है पहले तो उस अमाउंट को हमने लिख लेना है। देन जो ओपनिंग बैलेंस है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड आ जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से। अब आप देख रहे हैं कि जो 65,000 और 15,000 का जब हम टोटल करते हैं तो ये होता है 80,000, और क्रेडिट में टोटल सिर्फ कितना मिला था हमको, 10,000। तो 80,000 में से हमने 10,000 को माइनस कर दिया, तो जो 70,000 रुपीज का टैक्स आया है ये एक प्रोविजन हुआ, और इस वाले टैक्स को आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में प्लस करना है। और जो 65,000 रुपीज का टैक्स पेड हुआ है इसको आप डिडक्ट कर देंगे कहां से, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देन एक कंडीशन और बनती है इसी फोर्थ केस में। अभी आपके क्वेश्चन में क्या है, टैक्स पेड का अमाउंट गिवन है, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट गिवन हो। तो आपको अब यहां पर टैक्स पेड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। मींस प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है बिगिनिंग का और करंट ईयर का। तो बिगिनिंग का जो अमाउंट है वो आप यहां क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, और जो क्लोजिंग अमाउंट है वो आप डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। इस बार आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रोविजन जो कंपनी ने किया हुआ है टैक्स का वो अमाउंट गिवन है 50,000 रुपीज, तो वो आप करेंगे। तो ये क्रेडिट का इस बार टोटल ज्यादा हो रहा है, 60,000 रुपीज हो रहा है। तो 60,000 में से आपको इस 15,000 को माइनस कर देना है। तो इस बार आप टैक्स पेड का अमाउंट निकाल लेंगे, जो आपने फाइंड किया हुआ इस टैक्स पेड के अमाउंट को आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, और इस 50,000 रुपीज के प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट
प्रोविजन फॉर टैक्स की टोटल जो वर्किंग थी हमने 4 केसेस में कर ली है। अब आ गए हैं हम प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इसकी वर्किंग, इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोपोज डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड proposed by board of directors is approved by shareholders in annual general meeting means AGM में। ऐसा डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रपोज्ड कर लिया गया हो और शेयर होल्डर्स के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में इसको अप्रूव्ड कर लिया गया हो। और एनुअल जो जनरल मीटिंग होती है वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होती है, मींस फाइनेंशियल ईयर के खत्म हो जाने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो उस डिविडेंड को बोला जाता है प्रोपोज डिविडेंड। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 6 अप्रैल 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसने अमेंडमेंट किया हुआ है और इस अमेंडमेंट के कारण अब प्रोपोज डिविडेंड की जो वर्किंग है वो जो हम पहले किया करते थे अब वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले क्या ट्रीटमेंट होता था कि कोई भी कंपनी है ना प्रोपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में शो किया करती थी अंडर करंट लायबिलिटीज और उसका जो सब हेड था शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। लेकिन अब से कोई भी कंपनी प्रोपोज डिविडेंड की प्रीवियस ईयर के अमाउंट और करंट ईयर के अमाउंट को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकती। ये नया अपडेट आया है, उसके अकॉर्डिंग अब कोई भी कंपनी प्रोपोज डिविडेंड की जो अमाउंट है उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेगी। उसको कहां उसको शो करना है, डिस्क्लोज जो वो करेगी वो नोट्स टू अकाउंट में करेगी अंडर कंटेंजेंट लायबिलिटी मानकर। अब उसको बैलेंस शीट में उसका कोई भी प्लेस नहीं होगा प्रोपोज डिविडेंड का। अब प्रोपोज डिविडेंड की जो टोटल वर्किंग है वो नोट्स टू अकाउंट में की जाएगी और कंटेंजेंट लायबिलिटीज मानकर उसको ट्रीट किया जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि कैसे होता है। चलिए इसके बाद हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है प्रोपोज डिविडेंड का इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो प्रोपोज डिविडेंड के लिए रूल्स जो चेंज होकर आए हैं, नए जो अपडेट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको सेशन 2020-21 से जो इंप्लीमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग तो प्रोपोज डिविडेंड की वर्किंग कैसे की जाएगी तो वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर सपोज करिए आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रोपोज डिविडेंड की 2 इयर्स के अमाउंट गिवन है, एक है प्रीवियस ईयर की अमाउंट और एक है करंट ईयर की अमाउंट। 2019 को हमने प्रीवियस ईयर लिया हुआ है और 2020 को करंट ईयर लिया हुआ है। 2019 का प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट है 25,000 रुपीज और करंट ईयर का अमाउंट है 20,000 रुपीज। तो अब हमको प्रीवियस ईयर के लिए क्या रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं और करंट ईयर के लिए क्या रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो अब वन बाय वन इनको देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर के लिए प्रोपोज डिविडेंड को 2 एक्टिविटी में रिकॉर्ड करना है। प्रीवियस ईयर के प्रोपोज डिविडेंड को 2 एक्टिविटी मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे आप इसको और सेकंड इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम इसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें ले जाकर इसको प्लस करना है। जो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट प्रॉफिट है उसमें इस प्रीवियस ईयर के प्रोपोज डिविडेंड को प्लस कर देना है, ये पहला ट्रीटमेंट होगा। और इसी 25,000 को जो प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड है उसको सेकंड टाइम आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते समय पेमेंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड में आप इसको शो करेंगे। देन करंट ईयर के लिए रूल्स क्या है। करंट ईयर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय
आपको इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। क्यों ट्रीटमेंट नहीं करना है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड अगर आपके क्वेश्चन में मिलता है तो इसको कहां शो करेंगे हम। तो एज पर चेंज करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड will be now shown as contingent liability, मींस करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो नोट्स टू अकाउंट में एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटीज मानकर आपको शो करना है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इसको कहीं पर भी आपको शो नहीं करना है, ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। अब ऐसा हुआ क्यों कि इसको नोट्स टू अकाउंट कंटेंजेंट लाइबिलिटी में ही लिखना पड़ रहा है। रीजन है कि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, ऐसा डिविडेंड जो जिस ईयर डिक्लेयर होता है उसका पेमेंट उसके नेक्स्ट ईयर किया जाता है। सपोज करिए कि अगर 19 में 25,000 रुपीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के द्वारा डिक्लेयर और अप्रूव्ड किया गया, तो 19 में अगर ये डिक्लेयर हुआ है तो 2020 में इसका क्या होगा, पेमेंट होगा। और जो 2020 में डिक्लेयर हुआ है तो उसका पेमेंट 2021 में होगा। तो जब 2021 में इसका पेमेंट होगा तो ये तो 20 का प्रपोज्ड है, तो 2020 से लेकर 2021 तक मींस इसको एक साल तक प्रपोज्ड मानकर हम नोट्स टू अकाउंट एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटीज में हम इसको शो करेंगे। इसका कोई भी ट्रीटमेंट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय नहीं करना है। ये नया अपडेट है। देन अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल्सो पेड विद इन द फाइनेंशियल ईयर, मींस ऐसा डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है और उसका पेमेंट उसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। मींस कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2020 में ये डिक्लेयर किया है तो इसका पेमेंट भी 2020 में ही होगा। तो जिस ईयर इसका पेमेंट होता है उस ईयर का प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट से ही डिविडेंड को पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को। तो अगेन अब इसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना है, पहला ट्रीटमेंट होगा। और सेकंड जो इसका ट्रीटमेंट होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश बनाकर आपको इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करना है। तो दो ट्रीटमेंट हो गए, फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे, और सेकंड ट्रीटमेंट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब आप तैयार करेंगे तो उसमें आउटफ्लो ऑफ कैश मींस अंडर द ब्रैकेट इसका अमाउंट शो करके आप वहां रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर की जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू।